तो कल तक हम लोग पहली वाली प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, आज हम लोग दूसरी पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़े थे, एक सॉल्यूशन लिए थे, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए थे, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर घट गया था। अब हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि जब वेपर प्रेशर घटता है तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो वही वहाँ पे वेपर प्रेशर घटा तो उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इसी वजह से हमारे पास दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक उन्नयन। अब इसमें होता क्या है, वही बात है, जब भी हम किसी विलेन या सॉल्यूशन में, दोनों एक ही बात है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी कि अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, पहले प्योर सॉल्वेंट का कुछ रहेगा और उससे जब उसका सॉल्यूशन बना देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो हमें मालूम क्या चला कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का, वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। ये प्योर था, पहले इसका कुछ होगा, इसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए जिससे सॉल्यूशन बन गया और इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा। अगर हम लोग सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को TB मान लें, वो TB देखने वाली TB नहीं, ये वाली TB, T के नीचे B, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को T0 मान लें, T0, तो क्या हो जाएगा, TB ग्रेटर देन T0 हो जाएगा। अब अगर हम लोग को इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना हो, अब अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले तो इन दोनों में कौन ज़्यादा होता है, TB ज़्यादा होता है, तो TB में से दूसरे वाले घटा देंगे, TB में घटाएं, TB में घटा दिए T0, तो हमें क्या मिल गया, डेल्टा T। और ये डेल्टा T हमें क्या बताएगा कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया, अंतर यानी कि ये T0 से कितना ज़्यादा, मतलब कितना बढ़ गया ये। तो यही हमें क्या बता रहा है, कितना बढ़ा, और कितना बढ़ा यानी कितना उन्नयन हुआ, कितना उन्नयन हुआ। तो इसी वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी कि यही हमें बताएगा क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही बताएगा हमें। अब बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा याद है ना, जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। तो इसको नोट कर लें। और ये डेल्टा T में क्या दिखाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। क्या मिल गया, डेल्टा T इक्वल टू TB माइनस T0। ये क्या था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। कभी हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो, विलियन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो, तो इसको माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, डेल्टा T प्लस T0। तो बस यही छोटी सी बात। अब हम लोग इसको और आगे समझते, ग्राफ लेके चलते। हम लोग पानी का ग्राफ देखे थे, ट्रिपल पॉइंट वाला, कुछ ऐसा ग्राफ आया था, ऐसा ही कुछ हमारा ग्राफ आया था। इसमें ये था हमारा लिक्विड, ये था हमारा गैस, यहाँ तक में कोई दिक्कत, और ये सॉलिड था। जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कौन सी फेज़ किस में चेंज होती है, जब भी किसी चीज़ को उबालते हैं तो वो लिक्विड से गैस में चेंज होती है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सी लाइन लेके चलेंगे, लिक्विड और गैस के बीच वाले ये वाली लाइन लेके चलेंगे, हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे हमारा क्या था, P था, यहाँ पे था T। तो हम लोग ये वाली लाइन लेके चलते हैं, और हमें पता है कि जब भी हम लोग क्या मान के चलते हैं, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे सब कुछ प्योर है। जैसे ही इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए यानी अवाष्पशील विलेय मिलाए, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटा तो यहाँ पे अगर यहाँ होना तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ था तो घट के नीचे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे नीचे हो जाएगा, यहाँ से हर जगह से नीचे होते होते ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये हो गया ग्राफ। इसको हम लोग मान लेते सॉल्यूशन 1। फिर हम लोग क्या किए, और मिला दिए इसमें, और मिलाएंगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा, सॉल्यूशन 2। और हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कब मिलता है, जब वेपर प्रेशर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे है, मतलब इस प्रेशर तक हमें लाना है, इस वेपर मतलब इस प्रेशर को हमें यहाँ तक लाना है, तो कभी भी ग्राफ नीचे चाहे हो जाए, चाहे कितने भी नीचे हो जाए, इसको बॉयल कराने के लिए, उबालने के लिए हमें तो यहीं तक पहुँचाना पड़ेगा ना। तो यहीं पे हमारा सॉल्यूशन उबलने लगेगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत।
अब हम लोगों को क्या पता है, क्या पता है, इसको ऐसे यहाँ तक ऐसे ले आते हैं, ये क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, क्योंकि यहीं पे उबलने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा T0। ये हमारा सॉल्यूशन 1 का है, TB1, इसको TB1 मान लिए। और ये हमारा दूसरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, TB2। अब इन दोनों के बीच का अंतर ही हमारा क्या होता है, डेल्टा टी होता है। यही होता है ना डेल्टा टी। इस तरफ वाला भी होगा। ये पहले इसको TB1 से इसका जो अंतर आएगा उसको डेल्टा T1 मान लेते हैं, हाँ, और दूसरा वाले के साथ आएगा जो अंतर इसको डेल्टा T2 मान लिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत कुछ भी, क्योंकि अब हम लोग त्रिभुज त्रिभुज बनाने लगेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको नाम दे देते A B C D E, ठीक। अब इस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर जो भी हो, इस ये वाला प्रेशर हम लोगों का कुछ रहेगा P1 मान लेते हैं, इस वाले को क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। हमारा पहले सॉल्वेंट का इस टेम्परेचर पे प्रेशर P1 है, दूसरे का P2, और ये आइडियल कंडीशन में इस टेम्परेचर पे यहाँ पे होना चाहिए था। तो आइडियल से इसका कितना अंतर आया पहले वाले के लिए, उसी को हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा P1। ये जो पहले वाला मतलब पहले वाले सोल्यूशन का आइडियल से कितना अंतर आ गया वेपर प्रेशर में, इसी को कह देंगे डेल्टा P1, और दूसरे वाले क्या कह देंगे, डेल्टा P2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या पता है कि अगर हमारा विलयन डाइल्यूट हो, डाइल्यूट होगा क्या मतलब होता है, किसी को पता है, उसमें विलय बहुत कम मात्रा में मिलाए हो। तो कम मात्रा में मिलाएंगे तो हमारा जो ग्राफ होता है अभी भी थोड़ा थोड़ा सीधा दिख रहा है, वो और सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट लिखेंगे, यदि विलयन डाइल्यूट हो, डाइल्यूट हो का मतलब जो भी अभी याद नहीं आ रहा, तो हमारे BE और DC बहुत कम मात्रा में, EB, DC सीधी रेखा होंगी। जितना ज़्यादा डाइल्यूट होता जाएगा उतना ज़्यादा सीधी रेखा होता जाएगा। हम लोग नॉर्मली डाइल्यूट पे ही चर्चा करते हैं, ठीक। जैसे पिछले वाले में भी हम लोग डाइल्यूट लगा के एक फॉर्मूला ले आए थे, P0 माइनस P अपॉन PS इज इक्वल टू M इंटू M सॉल्वेंट अपॉन 1000, ये आया था, ठीक है। तो EB और DC हमारी क्या हो जाएगी, एक सीधी रेखा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये त्रिभुज दिख रहा है ABE, ACD, दो त्रिभुज दिख रहा है, दोनों त्रिभुज हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल EAB एंड DAC। जो राइट एंगल रहता है, यही 90 अंश बना रहा होगा ना, जो राइट एंगल होता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं, DAC। अब हम लोग कभी समरूप त्रिभुज की बात किए होंगे, जब किसी दो त्रिभुज के एंगल बराबर होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस त्रिभुज की बात करें और ये त्रिभुज इसी को एक्सटेंड कर दिए, ये भी 90, दूसरे वाले के भी 90, ये जितना एंगल होगा वो भी इतना ही आएगा, जितना ही होगा वो भी इतना ही है, क्योंकि आगे ही बढ़ा के बना हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चल जाएगा कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। यानी AE अपॉन AD जो होगा, AE अपॉन AD जो होगा वो AB अपॉन AC के बराबर होगा, AB अपॉन AC के बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? जहाँ दिक्कत है तुरंत बताना, क्योंकि ये सब डेरिवेशन से ही हम लोग कुछ कुछ सवाल लगाएंगे। अब हमें क्या पता है AE क्या है, हम लोग लेके चले, AE क्या है हमारा, डेल्टा P1, सबकी वैल्यू रखेंगे डेल्टा P1। AD क्या है, डेल्टा P2। AB क्या है, डेल्टा T1। और AC क्या है, तो ये हमें मिल गया। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, P1 T1 सामने सामने है, P2 T2 सामने सामने। यहाँ से हमें कुछ एक बात मालूम चलेगी कि डेल्टा P जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। यानी जितना ज़्यादा हमारा वेपर प्रेशर घट जाएगा या जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर में चेंज आएगा उतना ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। ये दिख रहा है ना, अगर इसका चेंज बढ़ेगा तो इसका चेंज भी बढ़ जाएगा, पी सामने सामने इस वजह से। तो ये बात हमें एक मालूम चल गई। इसको बना लेते समीकरण 1। अब हम लोग पिछले ज़माने में, पिछले वाले में क्या पढ़ के आए थे, जो हमारा डेल्टा पी था वो किसके प्रोपोर्शनल आया था, एम के। अब कैसे आया था वो देख लेते। पहले यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक नोट करो तो ये अगली देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक नोट कर लो। तो हम लोग क्या निकाले रिलेशन, जो डेल्टा टी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है। पी वेपर प्रेशर, डेल्टा टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, डेल्टा पी होता है। अब हम लोग पिछले ज़माने में पढ़ के आए थे पी नॉट माइनस पी एस। पेज पलट के देखो, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिख ले, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या निकाले थे बताओ। ये हम लोग पढ़े थे, और यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन बात करें तभी लाइन को सीधा कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस ही तो डेल्टा पी होता है। ये डेल्टा पी हो गया, इसको इधर ले आते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू एम सॉल्वेंट इंटू पी नॉट अपॉन 1000। अब यहाँ से हम लोग करेंगे एक जादू। क्या जादू करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट हमेशा सेम ही रहता है ना। पी नॉट ये प्योर कंडीशन में है, प्योर कंडीशन वाला हमेशा सेम रहेगा, सॉल्यूट मिलाने पे ही चेंज होता है, तो ये भी हमेशा सेम रहेगा। 1000 हमेशा 1000 ही रहेगा कि ये भी दोगलाई दिखा के कहेगा हम बैन हो गए अब 2000 का नोट लाओ, ये हमेशा ये भी सेम रहेगा। तो यानी ये तीनों चीज़ क्या है, सेम रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जैसे इक्वल टू हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा जो कि ये है, तो कांस्टेंट हटा दिए तो प्रोपोर्शनल लग गया। यहाँ से हमें क्या मिल गया, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब ये हमारा बना था इक्वेशन 1, ये बना था इक्वेशन। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, और ये हम इसको कर देंगे डिब्बे में। अब यहाँ पे क्या लगा है, अच्छा डेल्टा टी कैसे है? हो गया आंसर। डेल्टा टी डेल्टा पी के है, डेल्टा पी एम के है, तो डेल्टा टी एम के हो जाएगा। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, इक्वल टू सी। तो यहाँ से ये हो गया फ्रॉम 1 and 2। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो क्या आता है, क्या आता है, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा हमारा के एफ इंटू एम। एम क्या है हमारा, मोललता है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। डेल्टा टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। अब हम लोग इसके आगे डेल्टा बी भी लिख सकते हैं। क्यों डेल्टा बी लिखें, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन की बात कर रहे हैं। हर जगह हम लोग डेल्टा टी बी लिख देना ताकि हमेशा क्लियर रहे कि ये क्या है हमारा, डेल्टा टी बी क्या है ये, और के एफ क्या है हमारा, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन के एफ क्या है हमारा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और यही हो गया हमारा फाइनल फार्मूला, जिसको हम लोग करेंगे डिब्बे में बंद, और यहीं पे हो जाएगा ये हमारा सेवा समाप्त। यहाँ पे नहीं होगा, इसके बाद न्यूमेरिकल होगा ना, तो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे आराम से। देखें यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को प्यार से क्या बुलाते हैं, यूब्लियोस्कोपी, तो इसलिए हम इस कांस्टेंट को और क्या कह सकते हैं, यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और जानकारी के लिए बता दें, इसका कोई मतलब है नहीं, वही ये सब भौकाल बनाते हैं, भौकाल बनाने वाली चीज़ें हैं ये। तो हम लोग दूसरी भी देख चुके, अब बारी है यू कांट सी मी तीसरी की। तीसरा क्या हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता क्या है, हिमांक अवनमन, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, प्यार से इसको बोलते हैं हम लोग क्रायोस्कोपी। पुराने एक तरह गंदा नाम नहीं। पहले हम लोग देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की,
फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनीशन हम लोग बचपन में पढ़े हैं, वो टेम्परेचर जिस पे जो भी हो जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे वो टेम्परेचर जिस पे हमारा द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होता है, जो हमारा जब हमारे द्रव का वाष्प दाब एक्सटर्नल प्रेशर के यानी बाह्य दाब के बराबर हो जाए तो उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पे हमारा सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे हो तो उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो अगर हम लोग जल की बात करें, जल का डायग्राम फिर से वही ट्रिपल पॉइंट वाला याद हो, ऐसे 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 कुछ था। अच्छे से अपनी कॉपी में देख लें कैसे था, पिछली बार थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया था। यहाँ पे था हमारा लिक्विड और ये बना है डॉक्टर का आला, इससे नापेंगे हम लोग कोरोना है कि नहीं। यहाँ पे था सॉलिड। और जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्या किस में चेंज होता है, तब सॉलिड में परिवर्तित होता है। लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। जब किसी चीज़ को जमाएंगे तो लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा ना। तो हम लोग किस वाले लाइन की बात करेंगे, इस वाले लाइन की बात करेंगे। और बाकी लाइन को क्या करेंगे, मिटा देंगे, रफ कर देंगे आसानी से। अब इस लाइन की बात करें तो इस लाइन में सॉलिड लिक्विड, इस वाले लाइन पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, यानी कुछ सॉलिड लिक्विड बदलेगा, कुछ लिक्विड सॉलिड। यानी यहाँ पे ये इस वाले लाइन पे जब भी टेम्परेचर प्रेशर आएगा तो सॉलिड यानी मतलब लिक्विड सॉलिड में बदलने लगेगा और थोड़ा सा आपस में होगा। तो इस वाले लाइन पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यानी इसका एक और मतलब होता है सॉलिड जो होता है इस टाइम पे लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे सॉलिड भी लिक्विड में बदलता रहता है और लिक्विड भी सॉलिड में बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की बॉर्डर लाइन है ना, दोनों आपस में बराबरी में रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोगों को पता है, इस लाइन को और अच्छे से लंबा बना लेते हैं, लंबा लंबा। ये है प्योर सॉल्वेंट। इसमें हम लोग मिला दिए सॉल्यूट। यहाँ पे था प्रेशर हमारा, यहाँ पे है टेम्परेचर। जैसे ही हम इसमें कुछ सॉल्वेंट मिलाएं तो क्या होगा, घट जाएगा प्रेशर, मतलब सॉल्यूट मिलाएं तो इसका प्रेशर घट जाएगा। अब इस लाइन को और उधर बनानी चाहिए थी। जैसे ही हम इसमें सॉल्यूट मिलाएं, कैसा सॉल्यूट मिलाएंगे, अवाष्पशील। जैसे ही मिलाएं तो इस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर घट के यहाँ हो जाएगा, इस पे घट के और नीचे, मतलब हर जगह घट जाएगा। तो घट घट के कुल मिला के ऐसे हो जाएगा। और जैसे ही नीचे हुआ तो अगर पहले इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये था T0 F, या फिर T0 लिख सकते। अगर पहले इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ आया था तब घटने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ हो गया, और इधर हो गया ना TF, और इधर पीछे हो गया। यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से और ज़्यादा क्या हो गया, कम हो गया। पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, तब -0 फलाना हो गया और घट गया, मतलब और नीचे आ गया। तो यही जो घट जाता है, इसी घटने को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हमारा इन दोनों के बीच का अंतर डेल्टा TF है तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0, यहाँ पे इस समय ज़्यादा रहेगा, T0 माइनस TF। यही जो हमारा अंतर आ गया इन दोनों के बीच, कैसे कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। जैसे ही हम लोग इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला तो इसका वेपर प्रेशर घटा है, और वेपर प्रेशर घटा साथ में इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी पीछे हो गया। और पीछे हुआ तो पता है क्या हो गया, घट गया। घटा, कितना घटा उसी को निकालेंगे, और जितना घटता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आगे हम लोग जैसे पिछले वाले में दूसरा फार्मूला निकाले थे, इसमें हम लोग वो फार्मूला नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि निकालना हो मानो निकाल सकते हैं। हम लोग एक और लाइन लेंगे ऐसे तीसरी, उसके बाद फिर 2 ट्रायंगल बनाएंगे पहले की तरह और निकाल लेंगे। इसीलिए हम लोग नीचे क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, यानी पिछले वाले की तरह ही इसको भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी पिछले ही वाले की तरह सेम आ जाएगा, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। पिछले वाले में TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M आया था, इसमें भी वापस अगर हम लोग 2 ट्रायंगल बना के निकाल ले, 3 लाइन और 2 ट्रायंगल लेके, फिर सेम आएगा। और फिर यहाँ पे डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा,
KF AF इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे? मोलैलिटी। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज हो आ गया। KF क्या है? पिछली बार मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, इस बार मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना घट गया? हाँ, कितना डिप्रेशन में चला गया। और इसी को हम लोग ऐसे लिख देंगे, मोलर डिप्रेशन, और इसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? क्रायोस्कोपी। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। प्यार का नाम है जो भूल जाए मैं उसी बढ़िया वही है डिप्रेशन वाला। हाँ, तो प्यार वाले नाम को थोड़ा सा प्यार से 4 बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। बाकी ये था हमारा तीसरा, ये हो गया ख़त्म। आपका मन करे तो आप इसको कैसे निकालेंगे पिछले वाले तरीके, तीसरी लाइन लेंगे तो वो और घट जाएगा। फिर 3 बार करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करें नोट। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परासरण दाब बोलते हैं। तो ये बहुत ही फेमिलियर चीज़ है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? कभी पानी में चना फुलाए हो? यही चीज़ वहाँ पे काम आती है, वहाँ पे भी यही चीज़ काम आती है। कभी अचार बनाए हो आम का, उसमें भी यही चीज़ काम आती है। कभी छोला खाए हो, उसमें भी ये चीज़ काम आती है। कभी मिनरल पानी पिए हो, RO वाटर, उसमें भी यही चीज़ काम आती है। अब सोचो कितनी काम आती है, फिर भी बताओ क्या होती है? नहीं पता है। देखो, काम देखे और डेली देखते फिर भी नहीं पता, तो हम लोग आज देख लेंगे होता क्या है। इसको देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं? कुछ भी देखने के लिए एक डिब्बा बनाते हैं। इस डिब्बे में 2 चेम्बर रहेंगे और ये हमारा क्या रहेगा बीच में? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। एक तरीके की सेल या एक तरीके की ऐसी दीवार जिससे कुछ छन्नी का काम करती है। ये बहुत स्पेशल तरीके का छन्नी होता है। जैसे कि चना लेते हो, चना के ऊपर एक लेयर रहती है भूरी वाली, वही समझ लो, एक तरीके से वही है। अब हमें कोई क्या मतलब, एक बात पता है कि कभी भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, ठीक। और अगर हम लोग उसकी बात करें कंसंट्रेशन की, तो कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आती है। एक तरफ हम लोग क्या भर लेते हैं? अपना सॉल्यूशन। इसमें हमारा क्या भरा है? सॉल्यूशन। और दूसरी तरफ हमारा क्या है? केवल सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, विलायक। इसमें हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों हैं। और बीच में हम लोग लगाएं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली के बिना जो हम करने जा रहे हैं वो नहीं संभव है, ठीक। तो हमें क्या पता है? कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है। अब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है कि इधर ज़्यादा है? इधर प्योर है तो इसका कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है। सॉल्वेंट किधर ज़्यादा परसेंट में? इधर वही है, तो यही 100% हुआ ना। यहाँ तो सॉल्यूट को जैसे 93% हो जाएगा, तो यहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। तो हमें क्या पता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो यहाँ से ये अपने आप इधर से इधर आने लगता है, इधर से इधर आने लगता है, इधर से इधर आने लगता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, परासरण। और इस चीज़ को करने में हमें कुछ भी एक्सटर्नली कुछ प्रेशर वेशर नहीं लगाना रहता, अपने आप सारी चीज़ें ऊपर से नीचे आने लगती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। यानी कि यहाँ हुआ क्या? यहाँ पे हमारा जो प्योर सॉल्वेंट था वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आने लगा। किसके कारण? मतलब किससे होके? अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। यहाँ पे लिख लो, ये सॉल्यूशन था जिसमें हम लोग क्या मिलाए थे? अभी बनाना, एक सेकेंड। सॉल्यूशन जिसमें क्या था? कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हम लोग सॉल्यूट मिला के चलें। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्योर सॉल्वेंट खुद की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गया था। अब हम लोग अगर सॉल्यूशन की बात करें, पूरे सॉल्यूशन की बात करें, अभी हम लोग केवल सॉल्वेंट की बात करें थे, कहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा कंसंट्रेशन में, कहाँ कम है। तो ये सॉल्वेंट हाई से लो में आ गया।
अब हम लोग दूसरी बात करें सॉल्यूशन की, तो दोनों में कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? सॉल्यूशन कौन सा कंसंट्रेटेड होता है? नहीं, हम लोग केवल सॉल्वेंट की बात किए थे, तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा था, तो सॉल्वेंट यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। सॉल्यूशन किस चीज़ से मिलके बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अभी तक हम लोग जो हाई से लो बोले वो केवल सॉल्वेंट के लिए, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा था, ज़्यादा से कम की ओर आया है, ज़्यादा था कम। अब हम लोग अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, ये तो पता है। तो यानी कि यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? यहाँ तक कोई दिक्कत? कंफ्यूज हो ना तुरंत बताना। ये हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये फिर हमारा क्या हो जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस बात में कोई दिक्कत? तो इसमें हो तो अभी भी सेम चीज़ ही है ना, मतलब अभी भी उसी सेम चीज़ में हम लोग चित्र बनाए। तो अगर हम लोग एक भाषा तो हमारी ये थी जब प्योर सॉल्वेंट हमारा खुद की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाए एसपीएम के थ्रू। दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है? जब प्योर सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाए एसपीएम के थ्रू। दोनों परिभाषा में क्या अंतर है? पहले वाले में हम लोग केवल प्योर सॉल्वेंट, इसलिए हम पहले वाले में डाइल्यूट और कंसंट्रेट नहीं लिख पाए, पहले वाले में बस यही लिख पाए कि जब प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाता है। और दूसरी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? जब डाइल्यूट सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाता है। मतलब सेम है दोनों का, बस इसमें हम लोग पहले वाले में ऐसे कान पकड़े, दूसरे वाले में ऐसे कान पकड़ लिए हैं। बात दोनों का एक ही है, बस थोड़ा सा बात घुमा दिए हैं। तो दूसरी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? जब हमारा प्योर सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? परासरण। उससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखें। हमारी जो ह्यूमन सेल होती है, क्या सेल बने? ऑमलेट जैसी लग रही है। तो मान लीजिए हमारी सेल है, इसका कंसंट्रेशन होता है 0.9% NaClW/V, यही होती है। हाँ, हमारे ह्यूमन सेल में एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन सेल में NaCl कितना रहता है? 0.9% W/V। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 तो डिब्बा लेके चलेंगे। 3 तो डिब्बा लिए, तीनों में हम लोग भर दिए विलियन। देखो, एक की इस विलियन में एक का कंसंट्रेशन है 0.9% W/V, दूसरे की है लेस देन 0.9% W/V, और इसकी है ग्रेटर देन 0.9% W/V। अब यानी जो भी हमारा इतना परसेंट सॉल्यूट है, जो बाकी बचा हुआ हर जगह पानी ही रहेगा। अब हम लोग इस सेल को एक एक बार तीनों में डाल देंगे। डाल दें, इसमें डालें, इसमें डालें, इसमें डालें। अब हमें ये बताना है कि पानी किस में अंदर जाएगा, किस में बाहर आएगा। कोई बताने की कोशिश करेगा? बताओ। बताते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्योर सॉल्वेंट जो होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाता है, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में जाता है। और ये सेल में किनारे किनारे अर्धपारगम में झिल्ली होती है, ठीक। तो इसका 0.9% है, इसका कंसंट्रेशन 0.9 से ज़्यादा है, यानी ये वाला हमारा डाइल्यूट हो जाएगा, ये वाला कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में पानी अंदर से बाहर आएगा कि बाहर से अंदर जाएगा? अंदर से बाहर आएगा। कुछ ना दिया रहे तो वहाँ पे विलायक क्या होता है? पानी होता है। तो यहाँ पे लिखा है ये NaCl सॉल्यूट है तो बचा हुआ क्या रहेगा? पानी। यहाँ पे कुछ है इतना तो बचा हुआ क्या रहेगा? पानी। अगर हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करें, जो कि यहाँ पे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ये सब सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है, तो उस कंडीशन में जो हमारा विलायक रहता है वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में आता है। यहाँ पे ये हमारा डाइल्यूट हो गया, ये क्या हो गया? कंसंट्रेट। तो पानी क्या होगा? अंदर से बाहर आएगा। अंदर से बाहर आएगा तो सेल छोटी हो जाएगी कि बड़ी हो जाएगी? तो यहाँ पे सेल हमारी क्या हो जाएगी? हाँ सही बोले, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक, सिकुड़ेगी। अब यहाँ पे देखेंगे
इसकी कंसंट्रेशन 0.9%, इसकी भी 0.9%, दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा सेम रहेगी, मतलब सेम रहेगी। अब यहाँ पे ये 0.9 से कम है, ये ज़्यादा है, ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, तो यहाँ पे सेल हमारी फैलेगी, या फिर कह सकते हैं कि स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये बात समझने में कोई दिक्कत? तभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग चने को प्योर उसमें डाल दें, प्योर पानी में, और प्योर पानी का जो सॉल्यूशन रहेगा वो डाइल्यूट रहेगा, और उसमें क्या होता है, पानी अंदर घुस जाता है और चना फूल जाता है। वहीं अगर हम लोग नमक वाले पानी में डाल दे चने को, तो देखना चना छोटा हो जाएगा, मतलब फूला चना छोटा हो जाता है। अब हम लोग इतना सब देखने के बाद आखिरकार किस पे आ जाएंगे? अब हम लोग ऑस्मोसिस कराते हैं, वही डिब्बा लेते हैं, इस बार यहाँ पे ऊपर ऐसे लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? यहाँ पहले SPM होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के बिना कुछ होगा नहीं, विलियन मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ से लगातार हम लोग प्योर सॉल्वेंट देते रहेंगे। प्योर सॉल्वेंट यहाँ से नीचे आता रहेगा। यहाँ पे हम लोग प्योर सॉल्वेंट कुछ कम पड़ेगा तो ऊपर से खोले ताकि यहाँ से आता रहे। यहाँ पे क्या होगा? इधर आता रहेगा ये। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? प्योर सॉल्यूशन, मतलब प्योर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहेगा। और सॉल्यूशन में क्या रहता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहता है। ये हमारा सॉल्यूशन है। हमें क्या पता है? परासरण जब होगा तो प्योर सॉल्वेंट से इधर आएगा, इधर आएगा तो धीरे धीरे ये ऊपर उठता रहेगा, ऊपर उठता रहेगा, इसका लेवल कुछ बढ़ेगा। और यही लेवल जो बढ़ेगा, इसी हाइट को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेशर। मैनोमीटर बताए थे, याद है? उसमें ऐसे कुछ रहता है, ऐसे कुछ था, एक यहाँ गया था, एक यहाँ गया था, इसी हाइट के अंतर को हम लोग बता दिए थे। और यहाँ पे ये हमारा मैनोमीटर ही लगा है, और यहाँ पे हमारा पारे का लेवल ऊपर हो जाता है। और तो यही जो हमारा प्रेशर इसके कारण हो गया, ऑस्मोसिस हो रहा था, जिसके कारण हमारे पास एक प्रेशर उत्पन्न हो गया, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सिंपल सी परिभाषा है, परासरण के कारण उत्पन्न दाब को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण दाब। अब ये तो छोटी सी बात है। उसके बाद हम लोग अगली क्या देखेंगे? हमारे एक साइनिस आए थे, वॉन्ट हॉफ। साइनिस आए थे, साइंटिस्ट नहीं होते। साइंटिस्ट पढ़े लिखो लोगों के आते हैं, प्रोफेशनल लोगों के यहाँ साइनिस आते हैं। देखो, एक हमारे साइनिस आए, उन्होंने क्या किया? इस ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल दिया। और क्या निकाल दिया? बस हम लोग को वो याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। उन्होंने पाई क्या है हमारा? ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे वॉन्ट ऑफ फैक्टर हैं, यहाँ पे पाई वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। यहाँ पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे वॉन्ट ऑफ, यही जो हमारा प्रेशर आया हाइट के कारण जो प्रेशर उत्पन्न हुआ, इसी को हमारे वॉन्ट ऑफ जी ने नाप दिया और नाप के बताया पाई इक्वल टू CRT। यहाँ पे पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सी क्या है हमारा? सी से होता है, वो नहीं होता जो मत्थे पे लिखा है। सी मतलब होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन, जो कि हम लोग नॉर्मली क्या लेके चलते हैं? मोलैरिटी, मोलैरिटी रा। तो हम लोग क्या फॉर्मूला में मिल गया ऑस्मोटिक प्रेशर का? पाई इक्वल टू CRT। सी क्या है? मोलैरिटी, नॉर्मली कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग नॉर्मली वो। आर है हमारा नाम रिड्सबर्ग कांस्टेंट, जिसको हम लोग आसान भाषा में गैस कांस्टेंट लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.0821। और मात्रक भी तो लिखना पड़ेगा। क्या होता है मात्रक? ATM लीटर, ATM लीटर बटे किलोग्राम मोल, ऐसा कुछ मात्रक होता है। तो उससे में कोई मतलब ही नहीं है, हमेशा वो हम लोग क्वेश्चन लगाते लगाते धीरे धीरे याद हो जाएगा क्या है। और दूसरी एक और वैल्यू होती है जिसको हम लोग 2 लिखते हैं, लेकिन वो हम लोग समय के साथ सीख जाएंगे कब क्या यूज़ करना है। T क्या है हमारा? टेम्परेचर, वो भी किस में? केल्विन में। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग निकाल दिए।
और यहीं पे हमारा चैप्टर एकदम अंतिम कड़ी की ओर है। ऑस्मोटिक प्रेशर नोट करो, एक आखिरी टॉपिक, उसके बाद सेवा समाप्त। हाँ, तो हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। ऑस्मोसिस के कारण जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी प्रेशर के कारण हमारा जो पानी नीचे से ऊपर उठ के यहाँ तक आ गया, जो भी हमारा सोल्यूशन था। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते, क्या करते विवेक जी, हम लोग एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन, ये पिस्टन क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा ये हमारा बाह्य प्रेशर हम लोग अलग से लगा रहे हैं। अभी तक जो हो रहा था सब अपने अपने हो रहा था स्वतः। यहाँ पे अगर हम लोग जो ऑस्मोटिक प्रेशर इधर से लग रहा है उतना ही प्रेशर बाहर से लगा दे तो क्या होगा? दोनों चीज़ रुक जाएंगे, फिर मतलब सॉल्वेंट इधर उधर होना सब कुछ बंद हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करें? इस प्रेशर को और बढ़ा दें, तो जो चीज़ इधर से इधर हो रही थी वही चीज़ इधर से इधर होने लगेगी ना। समझ गए कैसे होगी? तो जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा बाह्य प्रेशर लगा देते हैं सॉल्यूशन पे, तो जो हमारा विलायक होता है उसका प्रवाह पलट जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस उल्टी होगी, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? ये हमारा सॉल्यूशन है। जैसे हम लोग कोई गंदा पानी लिए, जैसे आरओ का पानी गंदा होता है, नहीं आरओ नाली का पानी लिए, उसको आरओ मशीन में डाले। उसमें यही होता है, मशीन में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। तो पहले तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बन रहा था, अब क्या होगा? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट बनने लगेगा, तो हमें क्या मिल जाता है? प्योर पानी मिल जाता है। तो इतना सब पढ़ने के बाद हमारे पास एक आता है वांट ऑफ फैक्टर। जैसे कि अभी तक हम लोग देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करती है? सॉल्यूट के नंबर पे, सॉल्यूट के नंबर पे, उसके नेचर पे नहीं करती। हम लोग मान लो पानी में नमक मिलाएं, 1 मोल नमक मिला दिए। और लेकिन होता क्या है, जो नमक होता है अभी तक हम लोग कुछ भी मिला चल रहे थे, वो नॉर्मली इसमें टूटता नहीं था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे असली खेल क्या होता है। जैसे हम इसमें नमक मिलाएंगे, हम लोग लेके 1 मोल चल रहे हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इसमें NaCl डालो, कोई ग्लिसरॉल डालो, क्या डालो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको केवल नंबर से फ़र्क पड़ रहा है। हम लोग लेके चले 1 मोल, 1 मोल के हिसाब से लगा दिए सारा फॉर्मूला, आ गया आंसर। लेकिन होता क्या है, जैसे ही NaCl को पानी में मिलाओगे तो वो Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा? NaCl। हम लोग लेके कितना चले थे? 1 मोल। ये भी 1 मोल है, 1 मोल। टोटल हमें कितना मिल गया? 2 मोल। तो 1 मोल से चीज़ बदल के क्या हो गई? 2 मोल। हम लोग आंसर 1 मोल के हिसाब से लें, लेकिन असल में वहाँ पे 2 मोल हो गई। तो इस तरह हमारा पूरा खेल बदल जाता है। हमारी चारों जितना प्रॉपर्टी पढ़े थे वो सब खराब हो जाता है। लेकिन वो तब होता है जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ये हमारे सिलेबस में इस साल हट चुका है, तो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। तो बस यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। पूरा रिवाइज करके आए फॉर्मूला सहित, क्योंकि कल क्या होगा? न्यूमेरिकल